फिज़िक्स क्लास 11th। आज हम लोग हमारा पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो पहले 2-3 चैप्टर हैं 11th की फ़िज़िक्स में, वो कुछ इस तरह के हैं कि आपको पूरी 11th और पूरी 12th में जो फ़िज़िक्स आपने पढ़नी है उसके बारे में आपको थोड़ा करके बता रखा है पहले 2-3 चैप्टर्स में। तो कई बच्चे बड़ा बोर हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि हमने पूरी 11th और पूरी 12th में क्या क्या पढ़ना है, ये आपको एक थोड़ा सा हिंट फिज़िक्स के जो पहले 2-3 चैप्टर्स हैं उनमें दे रखा है आपको। तो मैं प्योरली अपने अकॉर्डिंग शुरू करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो यहाँ टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगा वो टॉपिक्स आपको बुक में सीरियल वाइज मिल जाएं, या फिर बुक में जिस हिसाब से टॉपिक्स दिए गए हैं उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है। हर एक टीचर की देखिए अपनी एक मेथडोलॉजी होती है, और मैं सिर्फ वो चीज़ें शुरू में आपको करवाऊँगा जिनसे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो और आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर फिज़िक्स के साथ हो जाएं। उसके बाद हम डेफिनेटली हर एक टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ फिज़िकल क्वांटिटी से। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप मेज़र कर सकें, डायरेक्टली कर सकें या इनडायरेक्टली कर सकें, वो फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ हो गई। अगर आप सेंटीमीटर स्केल से या किसी और मीडियम से मेज़र करना चाहें लेंथ को, तो आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेंथ का मेज़रमेंट पॉसिबल है। सिमिलरली टाइम हो गया। आप अगर घड़ी को देखें तो वहाँ से आप सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर, आवर्स के अंदर जो है टाइम को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड जो हो गई, आपने देखा होगा व्हीकल्स के अंदर एक स्पीडोमीटर लगा होता है। आप खुद तो डायरेक्टली स्पीड मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन वो स्पीडोमीटर आपको पढ़ के बता सकता है कि व्हीकल की स्पीड जो है वो कितनी है। टेम्परेचर, थर्मोमीटर्स हैं हमारे पास, हम उनसे मेज़र कर सकते हैं। मास ग्राम्स में या किलोग्राम्स में हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मेज़रमेंट किया जा सके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब आप खुद मेजर कर सकें, या इनडायरेक्टली किसी के थ्रू आप मेजर करवा सकें। ठीक है, तो वो चीज़ फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल का मीनिंग भी आप समझ ही गए होंगे, बेसिक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी हेल्प से हम लोग बाकी बहुत सारी क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं। आप एक बार फिर से सुनिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी हेल्प से हम लोग बाकी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, और जो खुद इंडिपेंडेंट होती हैं बाकी क्वांटिटीज़ से, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। और वैसे तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, आगे हम जिक्र करेंगे इस चीज़ का, ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास और 2 सप्लीमेंट्री होती हैं। तो कुल मिलाकर के 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। लेकिन आपकी सिंप्लिसिटी के लिए अभी तक हम इस चैप्टर में जो हमने शुरू किया है, केवल 3 मेन जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन पर जो है निगाह बना के रखेंगे। वो हैं मास, कैपिटल एम से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम, ये 3 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन पर हम ज़्यादा जो है फोकस रखेंगे अभी के लिए। देखिए, आप थोड़ा सा इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स हैं। ये मेरे पास 10 डिजिट्स हो गई, 0 से लेकर के 9 तक की। ठीक है, आप इनको बोल सकते हैं फंडामेंटल डिजिट्स। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी मैथमेटिकल नंबर आप ले लीजिए, वो मैथमेटिकल नंबर इन्हीं 10 डिजिट्स की हेल्प से बनता है। मान लीजिए आपने लिखा 12,750। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए जो 5 डिजिट हैं वो उन्हीं 10 डिजिट्स में से हैं जो 0 से 9 के बीच में होती हैं। तो ये जो 0 से 9 के बीच की डिजिट्स हैं, इनको तो आप बोल सकते हैं फंडामेंटल डिजिट्स। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इनसे बाकी बनाई जा सकती हैं, बाकियों से इनको डिराइव नहीं किया जा सकता।
और जो ये 12,750 मैंने बोला था, ये आप एक तरह से डिराइव्ड नंबर बोल सकते हैं, जिसको आपने डिराइव किया है किनसे? वही 10 जो फंडामेंटल आपकी बेसिक डिजिट्स हैं उनसे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, वो क्वांटिटीज जो खुद इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनको हम यूज करके बाकी फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं। ठीक है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। और फिलहाल मैंने आपसे कहा हम केवल 3 पर फोकस करेंगे, मास, लेंथ और टाइम पर। आगे देखते हैं हम इनका मीनिंग क्या रहेगा। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हो गई, ये आप समझ गए होंगे। ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी भी तरीके से आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से निकाली जा सकें, डिराइव की जा सकें, उनको बोला जाता है जी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए जो मैंने लिखा है स्पीड। आप देखिए, क्या स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है? सबसे पहले तो हम यही सोच लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल है। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड इसकी आप जानते हैं एसआई यूनिट होती है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस को आप देखिए मोटे मोटे तौर पर हम एक लेंथ ही तो बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस एक लेंथ ही तो होता है। तो इसीलिए मैंने डिस्टेंस की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया? लेंथ, और टाइम की जगह मैंने टाइम लिख दिया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड जो है बेसिकली वो लेंथ और टाइम को आपस में डिवाइड करके डिराइव की जा सकती है। यानी कि एक लेंथ को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो वो स्पीड बन जाएगी। तो आप ये देखिए, लेंथ भी हमने एक फंडामेंटल क्वांटिटी मानी है, टाइम भी हमने एक फंडामेंटल क्वांटिटी मानी है, और दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड करके, ठीक है ना, आपने एक नई क्वांटिटी डिराइव कर ली जो क्या है? स्पीड। तो स्पीड आप देखिए कहलाएगी डिराइव्ड क्वांटिटी, बिकॉज इट इज डिराइव्ड बाय लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का आपस में डिवीजन करके आपने स्पीड को डिराइव कर लिया। ठीक है, तो मैं वही कह रहा था कि जिन क्वांटिटीज से बाकी क्वांटिटीज डिराइव की जा सकती हैं वो खुद तो कहलाती हैं फंडामेंटल, और जो डिराइव की गई हैं वो कहलाएंगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है जी बात। एक और एग्जांपल है आपके सामने। एक्सेलरेशन देखिए आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं। फिलहाल मैं बड़े सिंपल शब्दों का यूज करूंगा। चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम आप लोग एक्सेलरेशन को बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कितने टाइम में आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड कितना चेंज कर रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं हर एक सेकंड में, सपोज कीजिए यहां मैं प्लस लगा देता हूं, तो प्लस का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। यानी कि शुरू में अगर आपकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड रही होगी, आप रेस्ट पे रहे होंगे, तो 1 सेकंड के बाद उसमें 2 जुड़ जाएगा। यानी कि 1 सेकंड के बाद आपकी जो वेलोसिटी या स्पीड रही होगी, फिलहाल मैं वेलोसिटी और स्पीड को एक ही मान रहा हूं, ठीक है, तो अगर 0 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी 0 थी तो ठीक 1 सेकंड के बाद उसमें 2 जुड़ जाएगा, यानी कि आपकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद आपकी इस 2 में और 2 जुड़ जाएंगे, 4। ठीक है, तो इस तरह से हर बार 1-1 सेकंड में आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड में या वेलोसिटी में 2 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो कितना वेलोसिटी या स्पीड चेंज कर रही है पर यूनिट टाइम, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो आप एक चीज देखिए, चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली होता तो वेलोसिटी ही है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी घटा देना। चेंज तभी तो निकलता है। हमेशा आप देखिए चेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। कि भाई किसी वेलोसिटी की शुरू में वैल्यू 2 थी, सपोज करिए वो बढ़ करके 6 हो गई, तो चेंज कितने का हुआ? 4 का। कैसे आया? वो 6 में से 2 घटाएंगे तभी तो आएगा। तो एक वेलोसिटी में से जब दूसरी वेलोसिटी घटेगी तो आप देखिए वेलोसिटी ही तो बचेगी। इसलिए मैंने चेंज इन वेलोसिटी को केवल वेलोसिटी लिख दिया, टाइम की जगह हमने टाइम लिख दिया। अब देखिए वेलोसिटी और स्पीड जो है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको बार बार कि मैं एक ही मान के चल रहा हूं, तो आप देखिए स्पीड का फॉर्मूला जैसे होता है डिस्टेंस बटा टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो मैंने क्या किया? वेलोसिटी को तो लिख लिया डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ये टाइम पहले से ही है यहाँ, इसको मैं यहाँ रखे रहने देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे
तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी तो क्या होता है, एक लेंथ ही तो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने लेंथ लिख दिया, नीचे टाइम इनटू टाइम, आप देखिए टाइम का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो आप एक बार फिर से देखिए, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी हमने मानी है और टाइम भी क्या माना है हमने, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो पिछली बार आपने क्या किया था, जब आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे थे तो वो स्पीड बन गई थी, लेकिन जब आप डिस्टेंस का मतलब लेंथ, अब की बार आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या लेंथ को जब टाइम के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बन गई, वो एक्सेलरेशन बन गई। तो आप एक बात देखिएगा, एक्सेलरेशन को आप क्या कह सकते हैं कि हम इसको लेंथ को टाइम के स्क्वायर से डिवाइड करके डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनसे निकाली गई, उनसे डिराइव की गई ये जो एक्सेलरेशन है, ये क्या बन गई आपके लिए, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आगे चलते हैं। देखिए, हम फिजिक्स में जब भी किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं, चाहे आप लेंथ मेजर कीजिए, चाहे आप मास मेजर कीजिए, ठीक है, कुछ भी आप मेजर कीजिए, आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ तो क्या, आपको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है कि किस यूनिट के अंदर हम उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करें, और दूसरी चीज़ आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मैं सीधा एग्जांपल के ऊपर आ जाता हूं। देखिए, अगर मैंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, एक स्केल लीजिए, चाहे वो मीटर स्केल हो, सेंटीमीटर स्केल हो, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसकी लेंथ आप मेजर कीजिए, और मान लीजिए आपने मेजरमेंट कर ली और आपने कहा कि जी उसकी लेंथ है 1 मीटर। आप ध्यान से सुने, आप समझ रहे होंगे कि ये जो मीटर है, मीटर, ये जो मीटर है, मीटर, हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, सेंटीमीटर का यूज़ कर रहे हैं कि मिलीमीटर का यूज़ कर रहे हैं कि मीटर का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए सपोज कीजिए मैंने मीटर के अंदर मेजरमेंट किया, ठीक है, तो ये मीटर, तो मैंने जो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है मेजरमेंट के लिए, यूनिट की, तो ये तो वो मीटर हो गई। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, ये देखिए, ये जो 1 मैंने यहाँ पर लिखा है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हो सकता है आपने जो लेंथ मेजर की हो, मान लीजिए कि वो 1 मीटर ना होकर के 5 मीटर है, कितनी है, 5 मीटर, तो वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, लेकिन यूनिट तो क्या है, मीटर ही है। तो कुल मिलाकर के मेजरमेंट में अब आप समझ गए होंगे कि आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करना होता है तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू की और दूसरी यूनिट की। जैसे मैंने कहा कि एक फोर्स किसी चीज़ पर लगा है, तो आप जानते होंगे, 9वीं में आप पढ़ चुके हैं कि फोर्स की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन। तो मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इस तरफ इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो फोर्स तो वो हो गई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है जी, 10 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये न्यूटन क्या है, उसकी यूनिट है। तो ये दो चीज़ें हमें मेजरमेंट के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। कौन सी, एक तो यूनिट और एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो लेंथ है तो मीटर में या सेंटीमीटर में मेजर होगी, फोर्स है तो वो न्यूटन में मेजर होगा, इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं जी, फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक क्यू लेटर जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ एन, और यूनिट जो भी होगी उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ यू। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू एन यू। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन फोर्स लगा है, तो इसका मतलब फोर्स तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Q, क्योंकि Q किसका मतलब है, फिजिकल क्वांटिटी का, और N का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि यहाँ 10 है, और U का मतलब है किस यूनिट में हम उसको मेजर कर रहे हैं, वो आपकी न्यूटन है, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन यू। एक और छोटी सी बात यहाँ ध्यान देने के लायक है, वो ये कि देखिए, आप जानते हैं
कि लेंथ जो होती है, अगर मैं उसको 1 मीटर बोलूं तो उसको आप इक्वल टू 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये आप जानते हैं, मैं बेसिक आपकी जो नॉलेज है उसका यूज कर रहा हूं, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आप एक चीज पे गौर कीजिए, फिजिकल क्वांटिटी चाहे 1 मीटर हो चाहे 100 सेंटीमीटर हो, बात तो एक ही है, क्योंकि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जिस चीज में फर्क है वो आप ध्यान से देखिए। देखिए यहां जो लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 है, लेकिन यहां पर लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है। यहां पर यूनिट अगर मीटर है तो यहां पर आपकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। इसीलिए इसके नीचे जो आप देखेंगे, मैंने Q को तो Q ही लिखा है, लेकिन NU को मैंने यहां पर N1 इंटू U1 और यहां पर मैंने N2 इंटू U2 लिख दिया। आप शायद समझ गए होंगे बात को। N1 इंटू U1 का मतलब है पहली बार आपने कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू और कौन सी यूनिट यूज की, और N2 U2 का मतलब है कि दूसरी बार या दूसरी यूनिट आपने कौन सी यूज की, तो दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, यानी कि पहली यूनिट को आप दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं, तो नेचुरली न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और नीचे जो एक चीज मैंने लिखी है वो ये कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या है कि यूनिट का साइज जितना बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होगी, और साइज ऑफ यूनिट जितना छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होगी। इसका मीनिंग देखिए क्या है। देखो आप मुझे एक चीज बताइए कि मीटर बड़ी यूनिट है या फिर सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है। ऑफ कोर्स मीटर इज अ बिगर यूनिट, ठीक है, मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। लेकिन आप देखिए, अगर यूनिट बड़ी है तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, लेकिन अगर यूनिट छोटी है तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी है, बड़ी है। तो ये चीज हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यूनिट जितनी बड़ी होगी, देखिए मीटर बड़ी है तो अगर यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, उसके साथ 1 है। लेकिन सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट छोटी है तो यूनिट अगर छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ कैसी है, बड़ी है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कोई खास ऐसा नहीं है ये कॉन्सेप्ट कि भाई कोई मुश्किल आपको ज़्यादा हो इसको समझने में, बड़े आराम से आप ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर N1 U1 का मतलब है फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, फर्स्ट यूनिट, और N2 U2 का मतलब है सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड यूनिट। लेकिन वही बात है, क्योंकि है तो ये दोनों आपस में बराबर, सो Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इसी तरीके से आप इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इज इक्वल टू N3 U3 एंड सो ऑन, कितनी भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, तो वो आप ऐसा कर सकते हैं। आगे मैं आ रहा हूं सिस्टम्स ऑफ यूनिट, कि हम लोग कितनी तरह के सिस्टम यूनिट्स के लिए यूज करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों को बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। आप देखिएगा आगे भी, ठीक है। इनको हमने बोला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है अकेली, इनके साथ कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। चलिए एक बार हम उनका नाम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि 7 तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा 2 और जोड़ी गई हैं जिनको सप्लीमेंट्री बोला जाता है। तो कुल मिलाकर के मैं 9 की 9 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मैं नाम उनके आपको बता देता हूं, उसके बाद इसको डिस्कस हम करेंगे। और देखिए बुक्स में इनकी डेफिनेशन दे रखी है। अभी के लिए मैं आपको कहूंगा कि उन डेफिनेशंस का रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आने वाले सब्सिक्वेंट सेक्शंस में हम ज़रूरत पड़ी तो उनके मीनिंग ज़रूर देखेंगे। डेफिनेशन का रट्टा मारने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। देखिएगा, लेंथ आप समझते ही हैं, मीटर उसकी यूनिट है, m जो है हम उसको सिंबॉलिकली यूज करते हैं, मास किलोग्राम, केजी, टाइम सेकंड, स्मॉल s, टेम्परेचर आप सब जानते हैं, केल्विन में हम उसको मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, केल्विन उसकी SI यूनिट है, कैपिटल K। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर यूनिट होती है, कैपिटल A उसका सिंबल है। लुमिनस इंटेंसिटी
ये आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट से, जैसे कि बल्ब है, उससे लाइट निकलती है, तो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट उससे निकलती है उसके मेजरमेंट के तौर पर है ये। तो लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, CD से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर केमिस्ट्री में आपने पढ़ाई होगा, 1 मोल गैस ले ली, 2 मोल गैस ले ली, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर भी हमारा किस में है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में है। MOLE मोल इसकी यूनिट है और MOL उसका रिप्रेजेंटेशन है। प्लेन एंगल रेडियन में मेजर करते हैं हम लोग, RAD, और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, SR से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम इनको देखेंगे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को थोड़ा सा आगे चल करके देखेंगे। बाकियों की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने दिमाग में एक तरह से कैप्चर कर लीजिए कि टोटल 7 बेसिक प्लस 2 सप्लीमेंट्री 9 हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन इन 9 में से मैंने आपसे कहा कि जो पहली 3 हैं, लेंथ, मास और टाइम, इनका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए CGS सिस्टम क्या है, देखिए यहां पर मैंने लिखा है लेंथ, यहां पर लिखा है मास, यहां पर लिखा है टाइम। आप लेंथ को सेंटीमीटर में अगर मेजर करना चाहें, मास को अगर ग्राम में मेजर करना चाहें और टाइम को सेकंड में मेजर करना चाहें, तो आप ऐसा कीजिए, सेंटीमीटर का C उठा लीजिए, ग्राम से G उठा लीजिए और सेकंड से S उठा लीजिए, CGS। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं CGS सिस्टम। यानी कि CGS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। अब ये FPS सिस्टम क्या रहेगा, देखिए F से आपका बन गया फुट या फिर फीट। आपने देखा होगा हाइट हम लोग फुट या फीट में ही बताते हैं। मास इसमें ग्राम या किलोग्राम में मेजर नहीं होगा, इसमें पाउंड में मेजर होगा। और टाइम तो खैर इसमें भी किस में मेजर होगा, सेकंड में। मैंने नीचे लिखा है कि 1 किलोग्राम के अंदर 2.205 पाउंड्स होते हैं। देखिए आप जब भी केक की दुकान पे किसी का बर्थडे केक या कोई और ओकेजन के लिए केक जब आप ऑर्डर करने के लिए जाते हैं, तो आपसे दुकानदार पहला सवाल यही पूछता है कि कितने पाउंड का केक आपको चाहिए। वो किलोग्राम्स में नहीं पूछता है, ठीक है। तो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग मास को किलोग्राम में या ग्राम में नहीं बल्कि पाउंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कहा ना कि 2.205 पाउंड का केक बना दो, 2 पाउंड का केक बना दो, 3 पाउंड का केक बना दो, तो अप्रोक्सीमेटली वो 1 किलोग्राम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान से समझ सकते हैं। एक फिर है MKS सिस्टम, वही बात है। आप देखिएगा जैसे फुट से F उठा लिया गया, पाउंड से P उठा लिया गया, S से सेकंड से S उठा करके FPS बन गया। ऐसे ही मीटर किलोग्राम सेकंड, मतलब कि लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में, तो MKS सिस्टम हो गया, ठीक है। ये तीनों सिस्टम पुराने वक्त में काफ़ी जो थे यूज किए जाते थे। लेकिन दिक्कत क्या होती थी, देखिए मान लीजिए किसी देश में FPS सिस्टम यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर आपका मास पाउंड में मेजर होगा। और सपोज कर लीजिए कि इंडिया में MKS सिस्टम चलता था, तो वहां पर मास किस में मेजर होगा, किलोग्राम में मेजर होगा। अब एक विदेशी बंदा अगर इंडिया में आ जाए तो उसको बेचारे को किलोग्राम का नहीं पता और इंडिया वाले को बेचारे को पाउंड का नहीं पता। तो अगर वो बंदा इंडिया में आके कोई सामान खरीदना चाहेगा तो वो तो कहेगा कि चलिए भाई 3 पाउंड फला चीज़ दे दीजिए, मान लीजिए एप्पल ही है तो 3 पाउंड एप्पल दे दीजिए। अब उस रेडी वाले को ये समझ में नहीं आएगा कि ये 3 पाउंड क्या बोल रहा है, वो सोचेगा कि 3 किलोग्राम एप्पल मांग रहा है। तो इस तरह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो गई थी, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग जो यूनिट्स थी वो हम लोग यूज़ कर रहे थे। इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको नाम दिया गया SI। सिस्टम से उठा लिया गया S और इंटरनेशनल से उठा लिया गया I, SI सिस्टम। तो इसकी खूबी ये थी कि इसके अंदर पूरे जो विश्व की कंट्रीज थी वहां से लोग बैठे और उन्होंने मिलकर के एक कॉमन सिस्टम बना लिया, ताकि हर एक देश में हर चीज के लिए सेम यूनिट ही लागू की जा सकें, दिक्कतें ना आए। हालांकि पूरी तरह से आज भी आप देखते होंगे, अगर आप सोचोगे कि जी हम दुकान पे जाते हैं तो आज भी दुकानदार हमें पाउंड में ही केक ऑर्डर करने को बोलता है। ठीक है,
चोरी छुपे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जहां बात आती है तो वहां आपको जो है एसआई सिस्टम्स को ही फॉलो करना होता है। तो एसआई सिस्टम में क्या डिसाइड किया गया कि लेंथ के लिए मीटर यूज किया जाएगा, मास के लिए किलोग्राम यूज किया जाएगा और टाइम के लिए क्या यूज किया जाएगा, सेकंड। फिर आप पूछेंगे कि जी मीटर किलोग्राम सेकंड तो यहाँ भी है, फिर एमकेएस सिस्टम को ही क्यों नहीं मान्यता दे दी गई, एसआई नया सिस्टम का नाम रखने की क्या जरूरत थी। देखिए एमकेएस सिस्टम में हम लोग तीन क्वांटिटीज को ही क्या मानते थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जबकि ये देखा गया कि तीन नहीं कुछ और क्वांटिटीज भी ऐसी हैं जो खुद इंडिपेंडेंट हैं बाकी क्वांटिटीज से, तो उनका भी तो बनता है ना कि आप उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के ग्रुप में शामिल कीजिए। तो इन तीन के अलावा फिर आप देखिए 6 क्वांटिटीज और ऐड की गई, तो टोटल 9 क्वांटिटीज जो मैंने अभी अभी आपको बताई है जो नीचे लिखी गई हैं, ठीक है। तो क्योंकि इस पुराने सिस्टम में कुछ चीजें नई ऐड करनी पड़ी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आजकल हम यही एसआई सिस्टम, और ये आप देखिएगा मैंने हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो है उसके साथ लिखी है, यही एसआई सिस्टम आज हम यूज करते हैं। एक बात और भी है, आप अगर ध्यान से देखें, देखिए केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो एसआई सिस्टम बनाते वक्त कुछ रूल बनाए गए थे कि अगर आप यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर रख रहे हैं तो उसके सिंबल में उसका जो अक्षर आएगा पहला वो बड़ा आएगा। जैसे केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है और टेम्परेचर की यूनिट क्या रखी गई, केल्विन, तो अगर आप सिंबॉलिकली देखें तो यहाँ पर के आपको कैसा मिलेगा, बड़ा। सिमिलरली आप देखिए फोर्स की यूनिट जो न्यूटन है, तो आपने कभी ऐसा देखा कि उसको यूं लिखते हो 5 और स्मॉल n, नहीं, उसको हमेशा ऐसे लिखेंगे 5 कैपिटल N, यानी कि 5 न्यूटन। तो साइंटिस्ट का नाम जिस यूनिट में है तो सिंबल में उसका नाम हमेशा आपको कैसा लिखना है, कैपिटल लिखना है। लेकिन अगर आप उसको सिंबॉलिकली ना लिख करके पूरा नाम लिखना चाहते हैं, जैसे आप लिखना चाहते हैं कुछ इस तरीके से 5 न्यूटन, आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं, तो वहां पर ये निर्धारित किया गया, ये डिसाइड किया गया कि अगर आप पूरा नाम फ्लो में लिखते हैं तब उसका फर्स्ट अक्षर, चाहे वो साइंटिस्ट का ही नाम क्यों ना हो, तब वो कैपिटल नहीं आएगा। दूसरा मनाही ये भी होती है कि जब आप किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसमें डॉट नहीं आने चाहिए, हालांकि मैंने लगा दिए हैं, तो अगर देखा जाए ना तो सही केजी आप इस तरह लिखेंगे, इवन इसके बाद में भी आप डॉट नहीं लगा सकते, फुल स्टॉप वगैरह लगाने की मनाही है इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। लेकिन खैर ऐसी कोई ज़्यादा बात है नहीं, ध्यान वैसे तो रखनी चाहिए ये चीज़ें, लेकिन अगर शुरू में ना भी ध्यान रखी जा सके तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है एसआई सिस्टम के, क्या क्या हमें फ़ायदे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फ़ायदा, चलिए तीसरे को ही सबसे पहला फ़ायदा बना देते हैं। सबसे पहला फ़ायदा आप देखिए, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर कंट्री इसको एक्सेप्ट करता है। दूसरा, इट इज़ अ रैशनल सिस्टम। रैशनल का मतलब होता है एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए केवल एक ही यूनिट होती है। अब आप कहेंगे जी ये कौन सी नई बात है, ऐसा ही होता है। देखिए जो एमकेएस सिस्टम था उसमें क्या होता था, एनर्जी आप देखिए कई तरह की हो सकती है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए जूल का यूज किया जाता था, मैकेनिकल एनर्जी के लिए। हीट एनर्जी के लिए कैलोरी का यूज किया जाता था। आप सुनते भी होंगे कि भाई हम जब खाना खाते हैं तो फलां चीज़ से हमें इतने कैलोरी एनर्जी मिलती है ना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने 10th में भी पढ़ा होगा, किलोवाट आवर, वाट आवर पढ़े थे ना, तो ये वाट आवर में मेजर की जाती थी। तो कमाल की बात है ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, लेकिन अलग अलग रूप के लिए अलग अलग आप यूनिट्स यूज करते थे। तो रैशनल का मतलब होता है कि भले ही रूप उसके अलग अलग हों, लेकिन बेसिक तो वो चीज़ एक ही है ना। मैकेनिकल एनर्जी भी एनर्जी है, हीट एनर्जी भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एनर्जी है। तो रैशनल सिस्टम का मतलब होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए केवल एक ही यूनिट यूज की जाएगी। तो आप देखिएगा पूरी एनर्जी चाहे वो कुछ भी हो उसके लिए जूल का यूज होता है, कैपिटल जे साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है।
और अगर आप इसको यूँ लिखना चाहेंगे JOULE पूरा, तो J छोटा आएगा। ठीक है जी। तो रैशनल सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक यूनिट ही डिसाइड की जाती है एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग 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 फॉर्म में उसके लिए अलग अलग यूनिट होगी, जैसा कि MKS में होता था, ऐसा नहीं है। सो SI इज अ रैशनल सिस्टम। फिर मैंने कहा कि SI इज अ कोहेरेंट सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बाकी सभी यूनिट्स केवल फंडामेंटल यूनिट्स से ही आपस में उन फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके डिराइव की जा सकती हैं, किसी और स्पेशल मेथड की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मैं मास, लेंथ और टाइम, मैंने आपसे कहा कि इन तीनों को ही हम फ्रीक्वेंटली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के तौर पर सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब आपसे कहा जाए कि भाई आप ऐसा कीजिए, डेंसिटी DENSITY, डेंसिटी की यूनिट बनाइए, क्या होगी? तो आप जानते हैं डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो कुल मिलाकर के किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपकी यूनिट बन गई, किसकी? डेंसिटी की। ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, जो डेंसिटी की ये यूनिट आपने बनाई, आपको नहीं लगता कि इसके अंदर किलोग्राम, मास जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम तो खैर इसमें नहीं है, लेकिन लेंथ आप देखिए, मीटर जो है वो लेंथ की ही तो यूनिट है, तो लेंथ इसमें 3 बार आई है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो कुल मिलाकर के आपने यहां क्या किया कि डेंसिटी की यूनिट बनाने के लिए आपने लेंथ को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और मास को उन मीटर क्यूब से आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो कुल मिलाकर के कोहेरेंट सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जिस सिस्टम में सभी डिराइव्ड यूनिट्स केवल फंडामेंटल यूनिट्स को ही आपस में गुणा या भाग करके डिराइव की जा सकती हैं। ठीक है। तो ये SI सिस्टम के 3 एडवांटेज हो गए। एडवांटेजेस और भी हैं, लेकिन मैं वही एडवांटेज फिलहाल आपको बता रहा हूं जिनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है जी। कोहेरेंट सिस्टम मतलब कि केवल फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही यूज करके बाकी सभी यूनिट्स डिराइव की जा सकती हैं। ठीक है। रैशनल का मतलब एक यूनिट जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये। थैंक यू।